हेलो फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। पार्ट टू, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द बिजनेस स्टडीज़ ऑफ 2021 बोर्ड से सीबीएसई क्लास 12th। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने सामने के 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया था। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, इस पार्ट में अपन चैप्टर 4 से चैप्टर 12 तक डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 के प्लानिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट, नेम द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई रूल्स आर कंसिडर्ड टू बी प्लान्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पूछा जा रहा है सीबीएसई के द्वारा दैट वाई द रूल्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्लान्स। क्वेश्चन 2, is it possible for planning to work in a changing environment? Give a reason to justify your answer. क्या प्लानिंग होता है? जो भी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडीज़ में, जैसा कि आप सब ने पढ़ा होगा, प्लानिंग करना चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, क्या इससे लिंक्ड है? अगर लिंक्ड है तो जस्टिफिकेशन दीजिए और रीज़न दीजिए। क्वेश्चन 3, what are the strategic decisions that are taken by the business organization? एस माई फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर 4 प्लानिंग ऑफ द बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसीजंस। तो चैप्टर 4 ऑफ द प्लानिंग में ये है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दैट व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ली जाती है। क्वेश्चन 4, मेंशन इन 6 इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। इसमें यह पूछा जा रहा है कि प्लानिंग के 6 उपलब्धियों के बारे में बताएं। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द रीजंस दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि मेरे दोस्तों आप सब जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म रहता है, उनको अपनी उपलब्धियों को अपने सिद्धांतों के द्वारा पाया जाता है। तो व्हाट आर द रीजंस दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे क्या कारण होते हैं या फिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं आती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें कोई भी बिजनेस फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, जो उनकी लक्ष्य निर्धारित की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी भी फर्म के द्वारा ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर, वो क्यों नहीं पा पाती, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों उनको अचीव नहीं कर पाती। इस क्वेश्चन नंबर 5 में ऑफ द प्लानिंग में यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग लीड्स टू अ रिडक्शन इन क्रिएटिविटी, क्रिटिकली कमेंट। Hint, both the points planning promotes innovative ideas and planning reduces creativity will be given. सीबीएसई के द्वारा इसमें पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों दैट प्लानिंग लीड्स टू अ रिडक्शन इन द क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, प्लानिंग उसमें किस प्रकार से रिडक्शन करता है। हिंट ये दिया गया है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हिंट आपको सीबीएसई ये दे रहा है कि जो इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है, जो रचनात्मक इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक समय में प्लानिंग तो उसे बढ़ाता है, पर क्या दूसरे समय में प्लानिंग उसे रिड्यूस कर देता है। तो इसमें आप दोनों को आप अपने नॉलेज से लिंक बैठा के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड माय फ्रेंड्स, दैट इज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वह क्या क्या सीढ़ियाँ होती हैं, वह क्या क्या स्टेप्स होती है जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काम आती हैं इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, या फिर किसी भी फर्म को काम आती है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, गिव्स योर ओपिनियन। जैसा कि मेरे दोस्तों आप सब पढ़ रहे होंगे कि सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, यह सब सीबीएसई बिजनेस स्टडीज़ और एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, डेलीगेशन किस प्रकार से होती है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि कैन अ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फर्म है या कंपनी है, क्या उसे सेंट्रलाइज्ड किया जा सकता है या फिर किसी डिसेंट्रलाइज्ड किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है। यू मस्ट स्टेट द रीजंस इन क्वेश्चन नंबर 2 माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट वे एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किसी भी बिजनेस फर्म में 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिशियल स्टाफ्स एंड द ऑफिशियल गैदरिंग्स ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब
डेली चोर्स या दिनचर्या की एक्टिविटीज़ या फिर स्टाफ्स का इनफॉर्मल तरीके से बात करना। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस फर्म्स होती हैं वो किस तरीके से, किस वे से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप सब जानते होंगे कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन विच वे द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स द इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 माय फ्रेंड्स, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच असिस्ट इन द मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएं जो कि मैनेजेरियल स्टाफ को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दो कॉन्सेप्ट होती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको मेंशन करने के लिए बोल रहा है सीबीएसई, जो मैनेजेरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों में हेल्पफुल या फिर बेनिफिशियल होती है। क्वेश्चन नंबर 7, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग द डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल। कमेंट। डेलीगेशन कॉन्सेप्ट होता है, डेलीगेशन मतलब अपना वर्क किसी दूसरे को दे देना और उससे करवाना। तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन, क्या अगर डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन के अलावा, तो क्या वो डेलीगेशन है वो लोवेस्ट लेवल के एम्प्लॉयज़ को टारगेट करेगा? क्या डेलीगेशन लोवेस्ट लेवल के एम्प्लॉयज़ तक एक्सटेंड हो जाएगा क्या? सीबीएसई में यह पूछना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डेलीगेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। जो डेलीगेशन है अपना वर्क दूसरों से करवाना, अपना वर्क दूसरे को डिनोट करवा देना, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होती है, हायर लेवल मशीनरी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वह लोअर लेवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फिर बॉटम लेवल मैनेजमेंट को ही देती है। तो क्या यह इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग का कंडीशन है क्या? अगर है तो किस प्रकार से है? मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द स्टाफिंग। फर्स्ट, मेंशन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। जैसा कि मेरे दोस्तों आप सब जानते होंगे कि डिफरेंट सोर्सेस होती है रिक्रूटमेंट की। तो सीबीएसई इसमें पूछना चाह रही है कि अगर है तो मेंशन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट की वो क्या होती है। अलग अलग सोर्सेस में जो भी सिग्निफिकेंट और जो भी महत्वजनक इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट है उसका यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा आपको वर्णन करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो प्रक्रिया होता है वह सिलेक्शन के समय क्यों लिया जाता है? स्टाफिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑलमोस्ट हमेशा विगत 5 वर्षों से पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज फाउंड इन द पास्ट 5 ईयर सीबीएसई एनालिसिस ऑफ द बिजनेस स्टडीज पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्रेनिंग? इन वॉट वे इज इट डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में यह पूछ रहे कि अगर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है एंड इन वॉट वे इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन। ट्रेनिंग को एजुकेशन से मेरे दोस्तों डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन 4, वाई एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का प्रावधान होता है, प्रक्रिया होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्यों लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म के द्वारा इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द रीजंस वाई इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट आर कंसिडर्ड टू बी मोर इकोनॉमिकल। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है और एक एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ज़्यादा इकोनॉमिकल, ज़्यादा सस्ता क्यों है? सीधा क्वेश्चन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग में यह पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है तो उसमें ट्रेनिंग की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ द करंट डे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज अ ब्रोडर कॉन्सेप्ट। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो करंट डे में ट्रेंड्स चल रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वह एक वाइडर और एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट किस वे पे है। मतलब इसमें आपको सिंपल से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है उसको विद इन द 150 and 200 words that what are the current trends in the human resource management and you have to link it with the wider and broader concept. क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी प्रक्रिया होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने की, सीबीएसई के द्वारा यह पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। चैप्टर 7, डायरेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें यह पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिंग के 3 सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट नेटवर्क क्या है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंडर, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। सिर्फ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के अंदर जो डिफरेंट नेटवर्क्स है वो आपको पूछा जा रहा है, मतलब लिस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। मोटिवेशन मतलब किसी को भी उत्साह देना, किसी को भी वर्क करने के लिए मोटिवेट करना या बूस्ट करना। तो मोटिवेशन को एलिमेंट से आपको लिंक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल्स। जो भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनके वेरियस टाइप्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है। सपोज लेसेस फेयर होता है, ये सब जो भी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं उसके बारे में आपको सीबीएसई के द्वारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो सिमेंटिक बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, दैट व्हाट आर द मेंशन द सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर क्या क्या होती है। सिमेंटिक बैरियर्स के टाइप्स नहीं पूछा जा रहा है आपको, सिमेंटिक बैरियर्स के को टाइप्स नहीं पूछा जा रहा है। सिमेंटिक बैरियर्स कितने टाइप होती है, उसके अंदर कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं, ये सब पूछा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें मेरे दोस्तों एवं आखिरी तक देखें, बिकॉज दिस वॉज द इनिशिएटिव टेकन बाय द AS कॉमर्स पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द गुड लीडर। डू क्वालिटीज़ अलोन इंश्योर दैट लीडरशिप विल बी सक्सेसफुल। जो एक अच्छे लीडर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ और उपलब्धियां होती हैं। अगर क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, डू क्वालिटीज़ अलोन इंश्योर दैट लीडरशिप विल बी सक्सेसफुल। और अगर क्वालिटीज़ हैं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि लीडर विल बी सक्सेसफुल। इसके बारे में आपको लीडर के गुड क्वालिटीज़ के बारे में और एक अपने से नॉर्मल एक कमेंट करके लिखना है इसमें कि दैट डू क्वालिटीज़ अलोन इंश्योर दैट लीडरशिप विल बी सक्सेसफुल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। 2 पॉइंट्स के बारे में आपको पूछा जा रहा है जो ये हाईलाइट करती हैं कि किसी भी डायरेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, अगर डायरेक्शन होगा किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन में, डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट होगा तो उसकी उपलब्धियां क्या क्या होंगी मेरे दोस्तों। चैप्टर 8, कंट्रोलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। जो भी प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में स्टेप्स होती है उनके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि उनके स्टेप्स क्या हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन वाई प्लानिंग इज एन एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग फंक्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, दिस आर द पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबकी प्रक्रियाएं हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, बिजनेस स्टडीज़ के कॉन्सेप्ट में आती है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग को सिंपल से सिंपली भाषा में आपको लिंक करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ द मैनेजमेंट ऑडिट सर्विसेज एज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट ऑडिट सर्विस होता है, किसी भी बिजनेस फर्म के द्वारा जो मैनेजमेंट ऑडिट सर्विस लिया जाता है, क्या वो इफेक्टिव टेक्निक ऑफ द कंट्रोलिंग में है, मददगार है। तो इसमें आपको सिंपल से चैन बैठाना है मेरे दोस्तों, हम सिंपल से सिंपल तरीके से लिंक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 3 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस। मतलब सिंपल से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग लिख देना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एक्सप्लेन। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड का मतलब अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कि प्लानिंग इज द थिंग विच इज समवॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्यूचर, कंट्रोलिंग इज द थिंग फॉर द एनालिसिस। तो दोनों को आपको, प्लानिंग को भी एक्सप्लेन करना है बेसिकली डेफिनेशन देके, एज वेल एज कंट्रोलिंग को भी आपको डेफिनेशन देके एक्सप्लेन करना है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द फॉर्मूला ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंट्रोलिंग के चैप्टर में बिजनेस स्टडीज़ में यू कैन रिफर पूरम गांधी और ओसवाल बुक्स और द अरिहंत बुक्स और द ABC कंपनी बुक्स। तो इससे इन सब चैप्टर में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर सिंपल से सिंपल NCERT आप रेफर करेंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला डेफिनेटली आई होप दैट मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट राइट। सिंपल बोल रहा है कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन दे देना है और उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, व्हाई डज इट राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि मेरे दोस्तों आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सपोज पूनम गांधी में अगर 6 ऑब्जेक्टिव्स दिया है या फिर NCERT में 7 ऑब्जेक्टिव्स दिया है, तो आपको इन सब ऑब्जेक्टिव्स में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको क्रिटिकली एक्सप्लेन कर देना है, लिस्ट कर देना है मेरे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द करंट एसेट्स, गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एसेट्स। दो टाइप के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एज वेल एज फिक्स्ड एसेट्स। डिफरेंट मतलब डिफरेंट वैराइटीज होती है। तो सबसे पहले इसमें यह पूछा जा रहा है कि करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, और अगर होता है देन गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एसेट्स। गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एसेट्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को, दैट गिव एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ सच एसेट्स। तो सच एसेट्स में क्या, करंट एसेट्स के आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं। क्वेश्चन फॉर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंपली डेफिनेशन दे देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन विच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड, व्हाट आर दिस। ऐसे क्या फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी फर्म के द्वारा लिए जाते हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस हो जाता है। सिंपल से सिंपली आपको लिंक बैठाना है फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, एंड व्हाट आर दिस। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप दो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिफरेंटली पूछे गए हैं आपसे, अगर दोनों पार्ट में किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आप लिंक बैठाएंगे then definitely it will be helpful to you. Question number 7, state any 4 factors which directly affect the working capital requirements of the company। working capital requirement जो होता है कंपनी का, या फिर कंपनी मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कंपनी है या फिर फर्म है या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या CBSE का पूछने का तरीका होता है डिफरेंट वे में। तो स्टेट एनी 4 फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। 4 फैक्टर्स के बारे में बताएं विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब सिंपल से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करती हैं उसके बारे में आपको समझाने के लिए और वर्णन देने के लिए बोल रहे हैं मेरे दोस्तों। चैप्टर 10 फिनेंशियल मार्केट होता है। फिनेंशियल मार्केट ये वही चैप्टर होता है मेरे दोस्तों जहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक, शेयर मार्केट, इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट में NCERT रिफ़र करोगे, पूनम गांधी रिफ़र करोगे, या फिर जो भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिफ़र करोगे उसमें इस चीज़ को पढ़ ही लेना, क्योंकि CBSE के द्वारा इस चीज़ को ऑब्वियसली हमेशा पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, दैट मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना है, लिख देना है याद करके, या क्वेश्चन याद करके लिखा जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसे याद कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 4 फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। 2 प्रकार के मार्केट होते हैं मेरे दोस्तों, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट के 4 विभिन्न प्रकार के फंक्शंस के बारे में आपको इसमें पूछा जा रहा है। इजी क्वेश्चन है, आई होप दैट इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एनी 4 फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज के 4 फंक्शंस हैं, 4 नेचर हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली मेंशन इन पॉइंट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो जो NSE है दिल्ली वाला, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया। डिफरेंट प्रकार के फंक्शन होते हैं मेरे दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सो यू विल बी लिस्टेड इन दैट, और आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। द लास्ट क्वेश्चन इज मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। डेफिनेटली मनी मार्केट जो होता है इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड्स को जब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के अंदर का पार्ट है, तो इसको मनी मार्केट किस प्रकार से शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट होता है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने के बारे में बोला जा रहा है। चैप्टर 11 मार्केटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और मार्केटिंग की विभिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फंक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों का मतलब एक ही होता है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। तो CBSE का पूछने का यह तरीका हो सकता है कि नेचर, explain the nature of any particular concept, explain the functions of any particular concept, explain the characteristics of any particular concept। तो इसमें यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग इन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द लेबलिंग, जो भी लेबलिंग होता है उसके फंक्शंस के बारे में बताइए। एंड इन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और किस प्रकार से वो हेल्पफुल होती है। मतलब फंक्शन भी बता देना है और इंपॉर्टेंस भी बता देना है और लेबलिंग का डेफिनेशन भी दे देना है।
क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज डज लेबलिंग एक्ट एज अ साइलेंस सेल्समैन। जो लेबलिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी ब्रांड में अगर अपन लेबल कर देते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में या फिर कोई भी आइटम में लेबल कर देते हैं, तो साइलेंस सेल्समैन मतलब, सेल्समैन का मतलब क्या होता है कि किसी को आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि मेरे सामान को खरीदें, तो क्या लेबलिंग साइलेंस सेल्समैन है क्या? इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 4, डिस्कस द रोल्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन एज एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स और सेल्स प्रमोशन का सिंपल सा लिंक बैठाना, जैसे सबसे पहला फंडा मैंने आपको बताया है। डिस्कस द रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन एज एन एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, दोनों चीज़ों को लिंक कर देना है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो भी फैक्टर्स होती हैं उसके बारे में आपको वर्णन दे देना है, लिस्ट कर देना है उसको, और सिंपली डिस्क्राइब कर देना है। लास्ट चैप्टर माय फ्रेंड्स, चैप्टर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज ऑफ द क्लास 12। क्वेश्चन 1, मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर, किसी भी उपभोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 2, मेंशन द एक्ट्स पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट। मेंशन द एक्ट्स मतलब इसमें थोड़ा सा लीगल दे देना है आपको, इसके बारे में आप थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, passed by the Indian protection for the by the Indian government for the protection of the consumer interest. Question number 3, who can file a complaint in the consumer court। ऐसे कौन कौन लोग होते हैं जो कि कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? तो सभी प्रकार के उपभोक्ता, सभी प्रकार के कंज्यूमर्स कर सकते हैं। You have to go through the internet as well as the पूनम गांधी बुक। अगेन आई एम सेइंग पूनम गांधी ऑफ द क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, NCERT में भी आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, डिस्क्राइब कर दीजिएगा ब्रीफली, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द सब स्टैंडर्ड वायरिंग इन इट्स कूलर विच ऑफ द कंज्यूमर राइट इज बीइंग वायलेटेड। इफ़ एन कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कूलर बेचने की कोई भी कंपनी है, वह अगर छोटे लेवल का वायर डुप्लीकेट वायर यूज़ कर सकती है, तो उसके प्रकार किस प्रकार की कार्यवाही होगी? विच ऑफ द कंज्यूमर राइट इज बीइंग वायलेटेड, और अगर ऐसा होता है तो किस उपभोक्ता का किस प्रकार का राइट वायलेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 5th, नेम द वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नियम बनाया गया है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टडीज़ में, किस प्रकार के वेज हैं इन विच द ऑब्जेक्टिव या मंजिल को पाया जा सकता है, इस लक्ष्य को निर्धारित किया जा सकता है। तो आपको सिंपली लास्ट में दिया होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ द पूनम गांधी में, NCERT में, तो आपको सिंपली वेरियस वेज को लिस्ट कर देना है अपने आंसर में। तो यह मेरे दोस्तों एट द लास्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर 4 से चैप्टर 12 तक, दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मार्केट्स का, मार्केटिंग का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए दैन डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए माय फ्रेंड्स, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।